दोस्तों, मेरे प्रतिभावान मित्रों, आप सबों को नमस्कार। देवर्षि जीएस रिसर्च टीम की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आप सभी जैसा कि जान रहे हैं कि हम झारखंड के पेपर 2 का एपिसोड लेकर के आ रहे हैं प्रत्येक टॉपिक के हिसाब से। आप सभी का प्यार भरा कमेंट भी हमारे यहाँ तक पहुंच रहा है और मैं प्रतिदिन इस कार्य को लेकर के आप लोगों के साथ विचार विमर्श भी कर रहा हूं, चर्चा भी कर रहा हूं। तो दोस्तों, आप सभी थोड़ा सा सब्र करें, अपने अंदर धैर्य बढ़ावें, अपने अंदर संयम बढ़ावें और आप सभी हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा हड़बड़ी है, मन बहुत तीव्र गति से चल रहा है, आपके अंदर कोई ना कोई चीज की जल्दबाजी है, तो आप ठहरे, स्थिर हो जाएं। जब भी आप फ्री हो उस समय देखें, क्योंकि दोस्तों हमने जैसा कि महसूस किया, अनुभव किया कि जल्दबाजी में कोई काम बेहतर रूप से नहीं होती है। आप सबों को कोई चीज बहुत जल्दबाजी में आप कर रहे हैं ना, तो ठीक ठाक से नहीं होगा। इसलिए इत्मीनान बहुत बड़ी चीज है। जो काम करते हैं इत्मीनान के साथ करें, धैर्य के साथ करें, संयम के साथ करें। क्या चीज की जल्दबाजी है? कहां जाना है आखिर आपको भाग करके? कहां पहुंचना है? आप वहीं पहुंचोगे। जब एक लक्ष्य संयम धैर्य के साथ निर्धारित करोगे तभी आप पहुंचोगे। नहीं तो थोड़ा सा इधर आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा उधर दिमाग लगाएंगे और कोई काम पूर्ण नहीं होगी। इसलिए ठहरें और संयम धैर्य के साथ एक काम पे आप लगे। जब तक जो काम आप कर रहे हैं तब तक उस काम का आप हो जाइए, उसके बाद दूसरे काम की शुरुआत कीजिए। तो आप हमारे जो भी वीडियो देखते हैं, अगर थोड़ी सी भी ज्ञान की आपको जरूरत है, आप झारखंड को जानना चाहते हैं, आप अपने एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं, तो ठहरे और संयम के साथ आप वीडियो को देखें। थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है वीडियो में, क्योंकि हम उतनी बड़ी संसाधन हमारे पास अभी नहीं है ताकि आपके दिमाग, आपके मन को, जैसे आज आप डिजिटल इंडिया में देख रहे हैं कि लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए जा रहे हैं, क्या क्या हेडलाइंस नहीं बनाते हैं। तो हमारा थोड़ा सा सादगी का हेडलाइंस रहेगा, उतनी तीव्र हेडलाइंस नहीं रहेगी ताकि आपकी आंखों की चमक को मैं खींच सकूं। तो इससे पहले मैंने झारखंड का एपिसोड 1 जो क्षेत्रीय राजवंश का था आप लोगों के बीच लाया, और आज मैं इसी का एपिसोड दूसरा लेकर के आ रहा हूं। इसमें भी आपको झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में जानने को मिलेगा। तो आइए हम सब एक बार जान ले कि झारखंड के एपिसोड 1 में क्या पढ़ा था, उसके अंश के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले ताकि आप लोगों के बीच रिवीजन हो जाए। तो आपने देखा था कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था झारखंड के 4 राजवंशों के बारे में, जिसमें से हमने 2 राजवंशों के बारे में आप सभी को बताया और 2 राजवंशों के बारे में आप सभी को अभी बताएंगे। आप सभी ने 2 राजवंशों को बहुत विस्तृत रूप से जाना, जहां तक गहराई तक आप सभी जानने की कोशिश भी किया। तो पहला हमारा था झारखंड का खास नागवंश, सॉरी दोस्तों, झारखंड का मुंडा राज। और उसके बाद दूसरे वंश के बारे में आपने जाना, छोटा नागपुर का खास नागवंश। आप सभी जैसा जानते हैं कि मुंडा राज में सबसे पहले जो राज्य का अस्तित्व लाने वाले में से नाम जाती है वो ऋषा मुंडा का नाम है। ऋषा मुंडा ने सुतियापाहन को अपने शासक बनाया था और अंतिम राजा मुंडा राज का जो है मदरा मुंडा हुआ। मदरा मुंडा ने फनी मुकुट राय के बारे में भी आप सभी जानने की कोशिश किया कि कैसे नागवंश की स्थापना हुई थी और पार्वती के द्वारा उनका जन्म हुआ था। तो उनके पिता जो है वो वाराणसी में रहे थे और वहां से फिर पार्वती के साथ जब झारखंड पास कर रहे थे तो उनकी प्रसव पीड़ा हुई और फनी मुकुट राय का जन्म हुआ था, जिसे मदरा मुंडा ने पालन पोषण किया। तो मदरा मुंडा ने सर्वसम्मति के साथ फनी मुकुट राय को अपने शासक के रूप में रखा, उनको मान्यता दिया, उनको अपना शासक बनाया। और फिर जो है सो फनी मुकुट राय के बाद राजाओं का क्रमशः आना जाना लगा हुआ रहा। फिर भीमकर ने आकर के
राय की उपाधि जो है सो हटा करके कर्ण की उपाधि धारण की, उसके बाद शिवदास करनाय, प्रताप करनाय आदि मैंने पहली एपिसोड में आप सभी राजाओं को विस्तृत जानकारी दिया। दूसरे राजाओं के बारे में अब हम जानेंगे कि कैसे यहाँ पे रक्सेल वंश आए। रक्सेल वंश के बाद जो है सो आपके रक्सेल वंश को पराजित करके चेरो वंश आए। चेरो वंश के बाद जो है सो शिवभूम का सिंह वंश आए। तो आइए हम सभी बोर्ड के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे और सारे राजवंशों के बारे में किनकी क्या अस्तित्व रही, किनका प्रशासनिक व्यवस्था क्या था, राजनीतिक व्यवस्था क्या था, आर्थिक व्यवस्था क्या थी और उन्होंने जनता के बीच में किस तरह का शासन चलाया। तो दोस्तों पूरी कहानी जानने के लिए, पूरा एपिसोड देखने के लिए आप हमारी वीडियो पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच भी शेयर करें ताकि आप हमारे वीडियो का विस्तृत वर्णन जान सके, आपके सारे मित्र इस वीडियो के बारे में पूरी तरीके से जान सके और आप हमारी पूरी झारखंड का एपिसोड को बराबर रूप से नियमित रूप से देख सके। तो दोस्तों आइए हम सभी जानते हैं बोर्ड के माध्यम से कि तो दोस्तों आइए हम सब जानते हैं एपिसोड 2 के बारे में कि आगे और क्या हुआ था झारखंड में, रक्सेल वंश क्या किए थे, चेरो वंश क्या किया था और शिवभूम का सिंह वंश ने क्या क्या किया था, किस तरह से हमारे झारखंड में उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था रही। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं क्षेत्रीय राजवंश के बारे में। झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश खंड 2। जी हाँ, क्षेत्रीय राजवंश के बारे में आप सभी देख चुके हैं। झारखंड का मुंडा राज और छोटा नागपुर का खास वंश, ये हमारे पहले एपिसोड में विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया गया है। आज हम देखेंगे पलामू का रक्सेल वंश और शिवभूम का सिंह वंश। तो दोस्तों हम देखते हैं पलामू का रक्सेल वंश के बारे में। प्रारंभ में पलामू रक्सेलों के प्रभाव में था। जी हाँ, रक्सेलों के प्रभाव में था और ये स्वयं को राजपूत कहते थे। आगमन राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए हुआ था। जी हाँ, राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए रक्सेलों का आगमन हुआ था। इनकी 2 शाखाएं थी, एक देवगन शाखा है और दूसरा कुंडेलवा शाखा। देवगन शाखा जो है सो हरहरगंज व महाराजगंज होते हुए आए थे और कुंडेलवा जो है सो चतरा व पांकी से होकर आए थे। जी हाँ, देवगन हरहरगंज और महाराजगंज होकर से आए थे और कुंडेलवा चतरा व पांकी से होकर आए थे। दोनों शाखाओं ने कुंडेलवा एवं देवगन में किले का निर्माण कराया। जी हाँ, इन्होंने उसे अपनी राजधानी के रूप में भी बनाया। कोरवा, गोंड, खरवार, किसान यहाँ की महत्वपूर्ण जनजातियां थी। इसमें खरवार की सर्वाधिक जनसंख्या थी जिनके शासक प्रताप धवल था। पलामू में लंबे शासन करने के बाद 16वीं सदी के लगभग में, जी हाँ, पलामू में लंबे शासन करने के बाद किसके द्वारा, रक्सेलों के द्वारा 16वीं सदी में चेरो ने उन्हें अपदस्थ कर दिया। और आइए अब जानते हैं कि पलामू में चेरो वंश के बारे में। तो इसने रक्सेलों को पराजित कर अपने साम्राज्य की स्थापना की। इस वंश की स्थापना सर्वप्रथम 1572 ईस्वी में भागवत राय ने की थी। किसने की थी दोस्तों? भागवत राय ने की थी। उसके बाद आते हैं साहेब राय, जिनका पीरियड रहता है 1697 से 1716 ईस्वी तक। ये बहादुर शाह, जहांगीर शाह और फर्रुखसियर के समकालीन थे। उसके बाद हम देखते हैं रंजीत राय के बारे में। रंजीत राय जो 1716 से लेकर के 22 ईस्वी तक हमने साम्राज्य का चलाया और ये साहेब राय के उत्तराधिकारी थे। इनके शासनकाल में बिहार का सूबेदार सरबुलंद खां पलामू आया था। सरबुलंद खां से टोरी परगना पर कब्जा करके और 1722 तक इसे अपने अधीन रखा। जी हाँ, तो ये हम देख रहे थे पलामू के चेरो वंश के बारे में। तो दोस्तों आप इसे नोट करें, इसके बाद में आगे राजाओं की साम्राज्य के बारे में आप सबको जानकारी देता हूं, आप सभी इसे नोट करेंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं जयकृष्ण राय के बारे में। जयकृष्ण राय जिसका काल है 1722 से लेकर के 1770 ईस्वी तक। इसमें रंजीत राय की हत्या करके इन्होंने क्या किया था कि पलामू पर कब्जा किया था। जी हाँ, रंजीत राय की हत्या करके इन्होंने पलामू पर कब्जा किया था। और 1730 में बिहार का सूबेदार फर्रुखदौला ने सालाना 5000 रुपए इनसे वसूल किया। 1750 से लेकर के 65 तक इनका राजनीतिक सत्ता में ध्रुवीकरण शुरू हो गया। अपने ही राज्य के अंदर, अपने ही जो है सो शासन व्यवस्था में इनका जो है सो षड्यंत्र रचा जाने लगा और जयकृष्ण राय के दरबार में षड्यंत्र प्रारंभ हो गया और उत्तरी पलामू पर, पलामू के उत्तरी भाग पे, दक्षिण भाग पे तो इनका स्वराज्य रहा ही रहा, उत्तरी भाग पे जो है सो मुस्लिम जमींदारों और राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई।
उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने पलामू का भरपूर लाभ उठाया। अब हम देखते हैं कि सेबोंग का सिंह वंश। हो जनजाति के अनुसार सेबोंग का नामकरण उनके कुल देवता सिंहबोंगा के नाम पर हुआ। जी हाँ, सिंहबोंगा किनके कुल देवता हैं? हो जनजाति के, और उन्हीं के नामकरण जो है सो सेबोंग का हुआ। सिंह वंश का ग्रंथ वंश प्रभा लेखन में इनकी शाखाओं का वर्णन मिलता है और इनकी 2 शाखाओं का वर्णन मिलता है। तो आइए हम देखते हैं पहली शाखा के बारे में, जिनकी स्थापना 8वीं सदी में हुई थी। इनके संस्थापक काशीनाथ सिंह थे और इसमें 13 राजाओं ने शासन किया और पहली शाखा का शासन में जो है सो 13वीं सदी तक विद्यमान रहा। पहली शाखा में 13 राजाओं ने शासन किया और 13वीं सदी तक ही ये विद्यमान रहा। अब हम देखते हैं दूसरी शाखा के बारे में। तो दूसरी शाखा का संस्थापक दर्प नारायण सिंह, जिन्होंने 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा का स्थापना किया। दूसरा शासक युधिष्ठिर था, जो 1262 से 71 तक अपना साम्राज्य चलाया और इनकी मृत्यु के बाद कांसीराम सिंह शासक बना। कांसीराम ने अपनी राजधानी को जो है सो पोरहाट में बनाया था। जी हाँ, कांसीराम ने अपनी राजधानी को पोरहाट में बनाया था। 13वें शासक जगन्नाथ सिंह द्वितीय, इसके उत्पीड़न से भूइया लोगों ने क्रमशः विद्रोह शुरू कर दिया। दूसरी शाखा के 13वें शासक, जी हाँ, दूसरी शाखा के 13वें शासक कौन थे? जगन्नाथ सिंह द्वितीय, और इनके उत्पीड़न से भूइया लोगों ने क्रमशः विद्रोह शुरू कर दिया। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के पुत्र जो है सो पुरुषोत्तम सिंह हुए। जी हाँ, पुरुषोत्तम सिंह जो सेबोंग का शासक बना और उसके बाद अर्जुन सिंह द्वितीय शासक बना। तो अभी तक हमने देखा सेबोंग के सिंह वंश के बारे में, जिसमें 2 शाखाओं का वर्णन है, पहली शाखा और दूसरी शाखा को आपने जाना और समझा अच्छी तरीके से, इसको नोट करें। उसके बाद हम जानेंगे रामगढ़ राज, खरगडिहा राज आदि विभिन्न राज्यों के बारे में। जी हाँ, तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि मानभूम के मानवंश के बारे में। 8वीं सदी के दुधपानी शिलालेख जो हजारीबाग में है और गोविंदपुर शिलालेख से मानवंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसका शासन हजारीबाग एवं मानभूम, जो वर्तमान में जिसे हम धनबाद कहते हैं, उसे ही मानभूम कहा गया है, जिसका क्षेत्र विस्तारित था। मानवंश के शासक जो है सो अत्यंत अत्याचारी थे और भूमिज स्वराज आंदोलन, जो आप लोगों को पढ़ना भी है, भूमिज स्वराज आंदोलन इसी के अत्याचार के कारण उत्पन्न हुआ था। मान राजाओं ने सबल जनजाति पे घोर अत्याचार किया था और खास करके स्त्रियों पे। जी हाँ, अब उसके बाद हम जानते हैं रामगढ़ राज्य के बारे में, जिसकी स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने की थी। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने की थी। सर्वाधिक उत्कर्ष इस राज्य का दलेल सिंह के समय हुआ था। जी हाँ, अपनी ऊंचाई पे, अपनी चरम सीमा पे रामगढ़ राज्य पहुंच रहा था। किसके समय काल में? दलेल सिंह के समय काल में। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सीसिया थी और अंतिम राजधानी पद्मा थी। 1937 में रामगढ़ के शासक कामाख्या नारायण सिंह बने। जी हाँ, 1937 में रामगढ़ के शासक कामाख्या नारायण सिंह बने और 26 जनवरी 1955 बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के तहत, यहां से आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, धारा 3 के द्वारा बागदेव सिंह द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया। रामगढ़ राज्य स्थापना बागदेव सिंह ने किया। 1937 में यहाँ के शासक कामाख्या नारायण सिंह बने और जो है 26 जनवरी 1955 बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम धारा 3 के तहत रामगढ़ राज्य के अस्तित्व को खत्म कर दिया गया। जी हाँ, अब आइए हम जानते हैं खरगडिहा राज्य के बारे में। इसकी स्थापना 15वीं सदी में हंसराज देव ने की थी। दोस्तों, हंसराज देव की कहानी इस प्रकार की है। ये मूलतः दक्षिण भारत के रहने वाले थे और ये उत्तर भारत में आकर के ब्राह्मणों के साथ अपने वैवाहिक संबंध को स्थापित किया था और उसके बाद इन्होंने खरगडिहा राज्य की स्थापना की थी। जी हाँ, इस राज्य का विस्तार वर्तमान गिरिडीह जिले तक था। हंसराज देव ने दक्षिण भारत के रहने वाले थे, जिन्होंने उत्तर भारत में आकर वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अन्य राजा यहाँ के हुए शिवनाथ सिंह, मोद नारायण और गिरिवर नारायण देव आदि। ढालभूम के हम देखते हैं ढाल वंश के बारे में, तो विस्तार इसका सेबोंग क्षेत्र में था और ढालभूम में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी मानभूम के मानवंश, रामगढ़ राज्य, खरगडिहा राज्य, ढालभूम के ढाल वंश आदि के बारे में जाने।
और समझे, आप इसे अच्छे तरीके से नोट कीजिए। उसके बाद हम आगे कुछ और विशेष लेकर के चलते हैं। अब हम देखते हैं पंचायत राज्य के बारे में। जी हाँ, मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था और इस राज्य का चिन्ह कपिला गाय का पुच्छ या चवर था। इसी कारण यहाँ के राजाओं को गौमुखी भी कहा गया है। जी हाँ, यहाँ के राजाओं को गौमुखी भी कहा गया है। तो दोस्तों, आप सभी ने जैसा कि देखा कि आप लोगों के बीच 2 एपिसोड के बीच में हम यहाँ के जो भी क्षेत्रीय राजवंश थे उन लोगों के बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी दिया, बेहतर रूप से बताया। क्षेत्रीय राजवंश से किसी भी एग्जाम में जेपीएससी हो, जेएसएससी हो और जो भी आप राज्य स्तरीय एग्जाम दे रहे हैं कहीं से भी प्रश्न आए तो उससे मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को अंतिम तक 1 से 2 बार देख लेते हैं, आप नोटबुक के द्वारा 2-4 बार रिवीजन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये पार्ट पे आप कहीं भी नहीं चूकेंगे, कहीं भी आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इसी तरह आप हमारे वीडियो पे नियमित बने रहिए, साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों के बीच मैं नियमित बने रहूं। तब तक मैं दूसरे एपिसोड लेकर के कल जो है सो झारखंड में अंग्रेजों का आगमन किस तरह हुआ था वो पार्ट लेकर के आऊंगा। और हमारे इसी वीडियो के साथ आज का समय अंत होता है। आपसे मैं विदाई लेता हूं, आप हमें आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।